Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ikhlas Shahid and I welcome you all on our class of Principles of Economics PRC3. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉफ वेब थ्योरम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना सकती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बफर स्टॉक स्कीम का हमने नाम पढ़ा था कि बफर स्टॉक स्कीम एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जिसको हमने बफर स्टॉक स्कीम का नाम दिया था। अब ये होती क्या है इसको हम पढ़ते हैं। स्टेबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अगर हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर स्टेबल प्राइसेस मिल जाए हमें, तो उससे क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों? For most of the government, the price of food is the main source of income for those individuals। क्योंकि ये जो खेती बाड़ी कर रही हैं, जो फार्मर है, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनकी वही इनकम है जो कि इनको अपनी जो फसल बेच के है वो मिल रही होती है। ठीक है। और एंड द फर्म्स दैट वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है फर्म्स और जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एक ही है। देयरफॉर इसलिए इन गवर्नमेंट के लिए इंश्योर करना जरूरी है कि इनको एक अच्छी प्राइस मिले इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे रिसीव अ स्टेबल प्रिडिक्टेबल इनकम मिले, ताकि वो अपना जो जरूरियात जिंदगी है उनको भी पूरा कर सके और अपने बिजनेस को भी अच्छे तरीके से चला सकें। गवर्नमेंट ऑफन एक्ट टू स्टेबलाइज द प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ इस तरह का काम कर देती है जिससे जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाए, प्राइस बार बार फ्लक्चुएट ना करे, एकदम से बहुत नीचे ना गिर जाए प्राइस। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक स्कीम गवर्नमेंट करती है। उसमें होता क्या है? गवर्नमेंट जो सरप्लस होता है, जो फार्मर सप्लाई कर रहे होते हैं सरप्लस में आइटम्स, गवर्नमेंट उनको अपने पास गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है और उनको अपने पास स्टोर कर देती है, जिससे होगा क्या? मार्केट में सरप्लस क्रिएट नहीं होता और जो है प्राइस उसकी डाउन नहीं जाती उनकी चीज़ों की। गवर्नमेंट एग्री टू पे, ओके, इसलिए यहाँ से करना है। द दिस इज यूजुअली डन बाय द गवर्नमेंट थ्रू बफर स्टॉक स्कीम व्हिच इज अ मेजर दैट यूजेस कमोडिटी स्टोरेज फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग द प्राइस द मार्केट। गवर्नमेंट क्या करती है? उसकी कमोडिटी को स्टोर कर लेती है ताकि हो क्या, इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है कि प्राइस जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जब सरप्लस क्रिएट नहीं हो रहा होगा, जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट नहीं हो रहा बट जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई मार्केट में जा रही होगी, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो प्राइस है वो कम नहीं होगी उनकी। गवर्नमेंट एग्री टू पे अ फिक्स प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है? एग्री कर लेती है कि वो एक फिक्स प्राइस देगी, मिनिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस, यानी कि एक लोएस्ट प्राइस वो फिक्स कर लेती है। ठीक है, फार्मर के साथ अबव द मार्केट रेट, लेकिन वो मार्केट रेट से ज्यादा होती है ताकि फार्मर को जो है नुकसान ना हो फॉर द कमोडिटी। दिस मीन दैट अ बायर एंड सेलर इंटरेक्ट टू द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड देन द गवर्नमेंट इंटरवेन। बायर और सेलर मार्केट में जाएंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी टू परचेज द सरप्लस, ताकि वो परचेज कर ले इसको, जो सरप्लस में जो फसल है उसको परचेज कर ले फार्मर से। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लोर प्राइस, ठीक है, ताकि वो प्राइस जो है वो मेंटेन रह सके, मिनिमम प्राइस मेंटेन रह सके, उनको अपनी प्राइस और ज्यादा गिरानी ना पड़े। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, ताकि जो प्रोड्यूसर की जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, प्रोड्यूसर की जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े उसको। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सप्लाई शिफ्ट आउटवर्ड फ्रॉम S1 टू S2। क्या हुआ? मीनिंग विद नो इंटरवेंशन द प्राइस विल फॉल टू P। अगर तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करता तो क्या होगा? प्राइस से गिर जाएगी। कैसे? ये हमारे पास सप्लाई करता है S1, ठीक है, तो हुआ क्या? ये शिफ्ट हुआ हो गया राइटवर्ड, S2 पर चला गया, तो अब होगा क्या? सप्लाई में नजर आ रहा है राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, इट मीन सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, तो होगा क्या? इससे प्राइस हमें नजर आ रहा है प्राइस कम होगी, प्राइस यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये कब होगा? अगर तो गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे। लेकिन गवर्नमेंट करेगी क्या? जब ये पॉइंट अचीव हो गया, जब S1 और ये जो D है हमारा, जब ये इंटरसेक्ट हो गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब ये जो सरप्लस है ना, जितना भी सरप्लस है, इस सरप्लस को गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी, ताकि जो है मार्केट में सरप्लस क्रिएट ना हो और जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल हो जाए। However, because government guarantee at price P1, गवर्नमेंट गारंटी दे देगी कि हमें उनको मिनिमम प्राइस एक रख देगी कि आपको इससे प्राइस लो नहीं करनी पड़ेगी। इट बाय द सरप्लस स्टॉक, गवर्नमेंट इसकी वजह से क्या करेगी? जो सरप्लस स्टॉक होगा वो खरीद लेगी, यानी जो Q1 जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है वो Q1 बाद में
और उसका जो डिफरेंस है प्रीवियस क्वांटिटी सप्लाई से, वो जो डिफरेंस आएगा यानी कि जो सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट खरीद लेगी। द फैक्ट दैट फार्मर रिसीव दिस प्राइस नेचुरली मीन्स दैट प्राइस इज स्टेबल। क्यों? क्योंकि जब फार्मर ये प्राइस रिसीव कर लेंगे गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब यही होगा कि प्राइस स्टेबल हो जाएगी, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगी, और जो गोल है वो अचीव हो जाएगा पॉलिसी का। अगर फ्यूचर में कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाए, कमोडिटी जो है वो शॉर्ट हो जाए फ्यूचर में, तो होगा क्या, these stocks could be used to release in market and reduce the upward pressure of price। तो इससे गवर्नमेंट इसको उनके अगेंस्ट भी यूज कर सकती है। अगर तो वो शॉर्टेज क्रिएट कर दे फ्यूचर में मार्केट के अंदर, तो इससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये जो प्रोडक्ट्स थी इनको सप्लाई करके जो प्राइस इंक्रीज हो रही थी शॉर्टेज की वजह से, उसको कम कर सकती है। तो वैसे ये फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो हम गवर्नमेंट ने खरीद ली है, ठीक है, इसको जो स्टोर करके रखा हुआ है, इसको वो रिलीज भी कर सकती है शॉर्टेज के पीरियड में, ताकि प्राइस इंक्रीज ना हो। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। गवर्नमेंट अचीव इट्स पॉलिसी थ्रू बफर स्टॉक, या देयर आर सम फियर और थ्रेट अटैच्ड विद दिस पॉलिसी। क्या? हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो गवर्नमेंट को जो पैसे देने पड़ते हैं फार्मर को, जो प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट पैसे देती है, पेमेंट करती है, वो इसका एक डिसएडवांटेज है। द मेन डिसएडवांटेज दैट कम फ्रॉम दिस पॉलिसी इज अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक्सेस स्टॉक। जो एक्सेस स्टॉक को परचेज करने का जो कॉस्ट गवर्नमेंट बियर कर रही है, वो एक इसका डिसएडवांटेज है, और वो अबव मार्केट प्राइस होती है, यानी कि मार्केट प्राइस पे नहीं, गवर्नमेंट मार्केट प्राइस से थोड़ी ज्यादा प्राइस पे खरीद रही होती है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। दिस रिक्वायर्ड कैपिटल, इसमें हमें पैसा चाहिए, एज वी हैव सीन थ्रू द कांसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुड बी स्पेंट मीटिंग अदर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड हमें यहाँ पर नया महसूस हो रहा है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर 1 में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ लेंगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन इसको इस कॉन्सेप्ट में ये इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ये बात वो सिंपल ये कर रहा है, अब गवर्नमेंट जो पैसा इन प्रोड्यूसर्स को दे रहा है, उसको गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसीज पर लगा सकता है, दूसरे अच्छे कामों पर लगा सकता है, जिससे हम लोग तरक्की कर सके। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये इंकरेज करता है आवर प्रोडक्शन, ये अप्रिशिएट करता है एप्रीहेंशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। इससे होगा क्या, जो प्रोड्यूसर होगा वो बहुत बेफिक्र होकर आवर प्रोडक्शन कर सकता है ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एज प्राइसिंग सिग्नल ऑफ मार्केट मैकेनिज्म इज नो लॉन्गर इन एक्शन। क्योंकि पहले उसको डर था कि मैंने अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो मेरी प्राइस गिर जाएगी, लेकिन अब उसको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है गवर्नमेंट खरीद देगी, तो वो ओवर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा क्या है, देयर आर लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोरेज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग लेवल ऑफ बफर स्टॉक। अब जो बफर स्टॉक गवर्नमेंट ने, जो सरप्लस गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, उसको गवर्नमेंट को स्टोर भी करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, ठीक है, तो इस सब के लिए भी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए बफर स्टॉक स्कीम के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है ई बिजनेस, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहते हैं। तो सर ई बिजनेस विच मींस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में हमारी मेन डिस्कशन है, बट उससे पहले कुछ जनरल बातें उसमें की हुई हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस जो होती है किसी प्रोडक्ट की, डिटरमाइन कौन करता है? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। ये हमें मालूम है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो अल्टीमेटली प्राइस को डिटरमाइन कर रही होती है। वो कैसे डिटरमाइन करती हैं? जब अगर तो किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स उसका सरप्लस हो जाता है मार्केट में, और जब सरप्लस हो जाता है तो इससे होगा कि अल्टीमेटली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो इससे शॉर्टेज हो जाएगी क्रिएट, तो जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। Any change in demand or supply of a product lead to change in its price। वही बात रिपीट कर रहा है, बायर एंड सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस थ्रू वेरियस टैक्टिक्स। बायर और सेलर जो है मार्केट प्राइस को डिफरेंट टैक्टिक्स के जरिए क्या कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हमने जैसे कि शुगर कैन वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर वो डिसाइड कर ले कि हमने शुगर कैन नहीं खरीदना, तो मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर तो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन ही ना हो कि कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी चीज़ महंगी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि चीज़ों को बनाने का खर्चा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, मुतबादिल अवेलेबल है या नहीं किसी चीज़ का। फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका फीचर क्या है। तीन, स्टार्स, स्टार्स यानी कमी, लिमिटेड सप्लाई, और एक्सेस यानी सरप्लस सप्लाई। अफेक्ट बोथ बायर एंड सेलर सिग्निफिकेंटली, ये बायर को भी अफेक्ट करती है और सेलर को भी अफेक्ट करती है सिग्निफिकेंटली, एक अच्छी अमाउंट में ये अफेक्ट कर रही होती है।
हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर टू द बिजनेस एक्टिविटी यूजिंग इंटरनेट। जो कि इंटरनेट के जरिए बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती है उनको हम ई बिजनेस का नाम कहते हैं और उनको ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं। जिस तरीके से दराज के ऊपर अगर कोई बिजनेस कर रहे होता है, दराज डॉट पी के एक ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, ऑनलाइन ही उनके घर चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। वहाँ पे बहुत सारे जो है वो सब सारे लोगों ने अपनी ऑनलाइन शॉप्स खोली हुई हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर जाता है वो चीज़ को तैयार करते हैं और जो कस्टमर है उसके एड्रेस पर वो भेज देते हैं और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी सेल की जाती है। जिस तरीके से फ्रीलांसिंग का अगर आपने नाम सुना हो तो कुछ लोग क्या करते हैं वो प्रोजेक्ट्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दूँ तो उसके अगेंस्ट आप मेरे से पैसे मुझे पैसे देते हो, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई अपनी प्रोडक्ट कोई चीज़ बनाकर उसको बेचूँ तो वो गुड्स की को मैं सेल कर रहा हूँ। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज की जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स की लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है कोई, तो उसके अगेंस्ट में पैसे डिमांड कर दूँ इंटरनेट पर, तो ये जो है इंफॉर्मेशन मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। या फिर मैं अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ इंटरनेट के ज़रिए तो वो भी मैं एक तरह से इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज कर रहा हूँ, नॉलेज ही कर रहा हूँ, नॉलेज ही सपोर्ट कर रहा हूँ। रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू डिजिटलाइज सिस्टम, ये सब कुछ डिजिटलाइज होता है, इसमें कोई भी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए सब कुछ हो रहा होता है, इंटरनेट के ज़रिए, इंक्लूडिंग इंटरनेट। डिजिटलाइज सिस्टम में जो है इंटरनेट शामिल होता है। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई बिजनेस के लिए। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है बिजनेस के लिए और बेनिफिट क्या है कस्टमर के लिए, इनको अगर हमने देखना है। ऑनलाइन बिजनेस हैज इमेंस इम्पैक्ट। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किस पर होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं बायर और सेलर, उनके ऊपर ई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये इम्पैक्ट कैसे करता है इसको हम देखते हैं। बेनिफिट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट, कंपैरेटिव स्टडी फॉर डिफरेंट कस्टमर एंड देयर नीड्स। जो बिजनेस है उसको कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है डिफरेंट कस्टमर की और डिफरेंट उनकी नीड्स की। जैसे कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उस पर अगर आप देखें तो उस पर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी चीज़ों के ऑर्डर कस्टमर ज़्यादा कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज़ को कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए वो कंपैरिजन के लिए आसान हो जाता है कि हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन सी अपनी ड्रॉबैक है जिसको हमें ओवरकम करना चाहिए, कौन सा हमारे डिफेक्ट जो प्रोडक्ट में कस्टमर निकाल रहे हैं जिसको हमें जो है सॉल्व करना चाहिए। विच हेल्प बिजनेस कम्युनिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन, ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले लें अकॉर्डिंगली। इट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है। एक दुकान बना के बैठते तो हमें काफ़ी सारा सामान रखना पड़ता है, जबकि ई स्टोर में ई बिजनेस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है जो हम उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम कहीं से खरीद के उसको बेच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसी टाइम उसको खरीद के और वो जो है ऑर्डर उसका प्लेस कर सकते हैं। देन रिडक्शन इन स्टोरेज, हमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सामान ही नहीं बना तो उसको स्टोर करने का मसला भी नहीं होता। और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं दुकान के लिए हमें एक रखना पड़ता है सेल्समैन, कैशियर वगैरह, तो उसकी ज़रूरत भी खत्म हो जाती है क्योंकि सारा जो है ऑनलाइन ऑनलाइन जो है कैश ट्रांसफर हो रहा होता है हमारे अकाउंट में। इट हेल्प बिजनेसमैन टू फाइंड न्यू बिजनेस पार्टनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो दूसरे बिजनेस पार्टनर मिल जाते हैं लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, क्योंकि आप जो वेबसाइट्स होती हैं फ्रीलांसिंग की या जो दराज डॉट पी के है जहाँ पे सामान बेचते हैं लोग, तो वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलर मौजूद होते हैं। बहुत पूरी दुनिया के जो है सेलर वहाँ पे मौजूद होते हैं। उन लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली होती हैं ऑनलाइन। तो उससे होता क्या है, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक दूसरे से आइडिया वो अपने शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प स्पीडिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है, मार्केटिंग में इस तरह फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई और इस तरह के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बहुत आसानी से मार्केटिंग हो जाती है और वो बहुत चीप होती है, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, अगर तो ऑनलाइन अगर ये सिस्टम ना होता तो इसके कंपैरिजन में वैसे अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े बैनर बनवा के लगवाने पड़ते थे जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो हटा दिए जाते थे। अक्सर लोग हटा देते हैं बैनर्स। तो इसमें क्या हुआ, हम फेसबुक के ज़रिए एडवर्टाइज़मेंट कर लेते हैं जो कि हमें बहुत सस्ती पड़ जाती है ट्रेडिशनल चैनल के मुकाबले में। नो और लेस नीड ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर, सर इसमें ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक फॉर्मल ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, किसी दुकान की ज़रूरत नहीं होती अगर हम अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कस्टमर भी हमें ऑनलाइन ढूंढेगा।
ठीक है, उसको हम सर्विस भी ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, वो हमें कैश भी ऑनलाइन ही पे करेगा। बिजनेस हैंडलिंग के लिए जो है हमें कोई भी फिजिकल कोई एक खास जगह जरूरी नहीं है, हम कहीं भी बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। अब कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? इट हेल्प टू प्रोवाइड गुड ऑफ देयर इंटरेस्ट एट देयर डोर स्टेप। सर वो अपनी मर्जी की गुड्स, अपने इंटरेस्ट की गुड्स खरीद सकते हैं अपने डोर स्टेप के ऊपर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ऑनलाइन डिलीवरी में और यही होता है कि वो होम डिलीवरी कर देते हैं। तो जिस तरह ड्राफ्ट तरीके से अगर आप कुछ मंगवाएं तो आपके घर पर डिलीवर हो जाती है, आप उनको अपने घर का एड्रेस देती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो हम अपनी मर्जी की चीज़ बगैर मार्केट में खुआर हुए अपने डोर स्टेप पर हासिल कर लेते हैं। इट हेल्प कस्टमर टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्व ऑप्शन से, जो मिनिमम प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हमें मार्केट की प्राइस का नहीं आइडिया, तो क्या करता है दुकानदार हमसे ज़्यादा पैसे ले लेगा। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर हमारे पास एक ही तरह की हज़ारों प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं। तो हमें कंपेयर करके आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ की क्या मुनासिब प्राइस होनी चाहिए। तो इसका बेनिफिट हमें हासिल हो जाता है कि हम जो रिजर्व ऑप्शन होती है, जो हमने जिस तरीके से पढ़ी थी ना रिजर्वेशन प्राइस, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। जो मिनिमम प्राइस होती है वो क्या है एक चीज़ की, और हमें किस हद तक जो है वो चीज़ किस कीमत में बाय करनी चाहिए। ग्रेटर चॉइस फॉर कस्टमर विच इंश्योर मोर कस्टमर सॉवरेंटी। जिस तरीके से हमने ऊपर बात की कि एक ही अगर हमें नीड पूरी करनी है तो उसके लिए हज़ारों ब्रांड्स की, हज़ारों तरह की प्रोडक्ट्स का हमारे पास अवेलेबल होती हैं तराश और पीके पे, ये हम देखते तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, कंज्यूमर को चॉइस मिल जाएगी, उसका फ़ायदा हो जाएगा। बेटर बेटर प्राइस बार्गेन एज कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस एक्सेसिबल। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ प्राइस अवेलेबल है, हम एक चीज़ अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड अगर खरीदना है तो मैं कीबोर्ड अगर सर्च करूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हर रिजल्ट की एक अपनी प्राइस होगी। तो मैं कंपैरिजन करके बहुत आसानी से आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सा कीबोर्ड खरीदना चाहिए जो मुनासिब कीमत में मुझे मिल जाए। Better selection of goods is possible as numerous goods and their sublimates are available on one click. हम अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं गुड्स की। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेम वही बात, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं। कीबोर्ड ही अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे पास 100 से ज़्यादा तरह के ब्रांड्स आ जाएंगे जो कि कीबोर्ड अपना बेच रहे होंगे। तो मैं एक अच्छी सिलेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरस गुड्स, बहुत सारी तरह की गुड्स अवेलेबल होती हैं, उनके जैसी और गुड्स भी अवेलेबल होती हैं, ताकि मैं उनको खरीद सकूँ और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग खरीद सकूँ। तो ये तो हो गए बिजनेस के लिए जो फायदे हैं ई बिजनेस के ऊपर। कस्टमर के लिए जो फायदे हैं ई बिजनेस के, ई बिजनेस का मार्केट प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसको स्टडी करना है। ऑफरिंग लो प्राइस इज नॉट इनफ। सिर्फ लो प्राइस जो है अगर हम ऑफर करें ये इनफ नहीं है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्राइस। अट्रैक्टिव प्राइस को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी प्राइस क्रिएट करें जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल, हम अक्सर जाते हैं मोबाइल जो मोबाइल शॉप्स होती हैं, वहाँ पे वो अक्सर जो बैनर बने पड़े होते हैं उनके ऊपर ये नहीं लिखा होता 10,000 या 20,000, उनके ऊपर लिखा होता है 9,999 या 19,999। तो वो एक अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि 20,000 नहीं, 19,999, ये ₹1 का फर्क नहीं होता, तो हम 20,000 ही पे कर रहे होते हैं। बट ये जो है ना नज़रों को अच्छी लग रही होती है चीज़, अट्रैक्ट कर रही होती है। E-business has changed the pattern in which firms to conduct their business and customer make their purchases. एक पैटर्न चेंज हो गया सारा, कि फर्म ने किस तरीके से अपनी चीज़ों को जो है बना कर बेचना है, और कंज्यूमर ने किस तरह उनको खरीदना है। बाइंग सेलिंग सब कुछ, और जो पेमेंट है वो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। ठीक है, सब कुछ जो है इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए हो गया। Access to information for both buyer and seller regarding cost of product, price, quality are available. Substitutes etc. has made pricing strategy more complex. इसमें क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन आ गई है, जो हम खरीद रहे होते हैं चीज़ उसको भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इंटरनेट पर। उसको मालूम होता है कि इसको बनाने में एवरेज कितनी कॉस्ट लग रही होगी प्रोड्यूसर की। ठीक है, उस चीज़ की प्राइस दूसरी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कैसी है, ये अच्छी प्राइस है या ज़्यादा प्राइस है। उसके अलावा क्वालिटी कैसी है उस चीज़ की। ठीक है, अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स कितने हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हर खरीदने वाले को और हर बेचने वाले को इजीली एक्सेसिबल है। और ऐसा क्यों है, इंटरनेट और ई बिजनेस की वजह से। और इसकी वजह से हुआ क्या, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, तो जो प्राइस डिसाइड करते हुए ये कम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन हर एक के पास है कि कौन सी चीज़ कितने में हो रही है। Online access has left great impact on traditional interaction, demand and supply forces to determine market price. जो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करती थी डिमांड एंड
सप्लाई की फोर्सेस, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है किसने, ई बिजनेस ने या ऑनलाइन बिजनेस में। उसके बाद इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स, फॉलोइंग आर द की फैक्टर विच डिटरमाइन द मार्केट प्राइसिंग प्रेजेंस ऑफ ई बिजनेस। सिर्फ ई बिजनेस की प्रेजेंस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मार्केट प्राइस को जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं या डिटरमाइन कर रहे होते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोर प्राइसिंग, फ्लोर प्राइसिंग मींस लोएस्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं रिजर्व प्राइस। इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन हर बंदे को होती है। फर्म कैन नॉट चार्ज हायर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, फर्म जो है हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकती। अगर वो ये जिस तरीके से फिजिकली अगर मैं किसी शॉप पर जाऊँ, मुझे नहीं मालूम होता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, तो वो मेरे से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही क्लिक पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल होती हैं, उनकी प्राइस भी हमें मालूम होती है। As firm can not charge higher price of their product, knowing customer access to information about the price of competitor products, क्योंकि उन्हें मालूम है फर्म को कि जो हमारा कस्टमर है उसके पास इंफॉर्मेशन है हमारे कंपटीटर की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस की भी उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इस वजह से वो हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। Firm offer more attractive and economical prices as it is no or less cost of traditional business such as brick and mortar, where firm have to bear intense inventory and other administrative cost। अब यहाँ पर जब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ फर्म शिफ्ट हो जाती है तो इससे होता क्या है, फर्म का ऑफिस का खर्चा खत्म हो जाता है, इन्वेंट्री उसने जो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में रखनी थी उसका खर्चा खत्म हो जाता है। तो होता क्या है, फर्म ज़्यादा सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में फर्म में चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि उसका अपना एक्सपेंस जो है, उसकी जो अपनी कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि उसका ऑफिस वगैरह जो है वो उसको नहीं रखना पड़ता है अलग से, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है तो फिजिकली इंटरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल ऑप्शन मेक इजियर फॉर कस्टमर टू कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि सेवरल ऑप्शन अवेलेबल है तो कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उनकी प्राइस और क्वालिटी वगैरह को कंपेयर कर सके। लेस ब्रांड लॉयल्टी, इसमें ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कम हो गई है, लेस हो गई है। एज कस्टमर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू अराइवल्स, जैसे कि अगर एक टेक्नोलॉजी है, एक बंदा उसका बहुत जो है वो लॉयल है, वो उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेट की वजह से और डिफरेंट ई बिजनेसेस की वजह से उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है सारी कि जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जब उसको मालूम होगा कि इसके अंदर मेरी टेक्नोलॉजी से भी बेहतर फीचर्स हैं, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो लॉयल्टी है वो कम हो जाती है, ब्रांड लॉयल्टी कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट पहुंच जाती है न्यू अराइवल्स की, जो नई प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आने वाली है उनकी अराइवल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास होती है। ऑनलाइन प्राइसेस आर मोर अट्रैक्टिव देन ऑफलाइन, हेंस कस्टमर चेंज देयर ब्रांड्स मोर फ्रीक्वेंटली। बार बार कस्टमर अपने ब्रांड्स को चेंज कर रहा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन प्राइसेस होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इस पॉइंट में वो बता रहा है कि जो ऑनलाइन प्राइसेस होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, वो क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्योंकि जो फर्म है उनको कॉस्ट कम पड़ रही होती है जब वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो प्राइसेस भी कम रख रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कस्टमर को ऑफलाइन के मुकाबले में, और कस्टमर जो है इसलिए बार बार अपने ब्रांड्स को चेंज करते रहते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग इज पॉसिबल, टारगेटेड मार्केटिंग क्या होती है, और जैसे कि जो सी ए कॉलेजेस हैं, सी ए कॉलेजेस क्या करते हैं, बहुत से कॉलेजेस के मैसेजेस हमें आते रहते हैं अक्सर कि एडमिशन शुरू हो गए हैं, डेमो क्लासेस लेने इतनी फी है एटसेट्रा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं और उनसे जो है स्टूडेंट्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो ले लेते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कॉलेजेस देते हैं या नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो सी ए कॉलेज एक है जो नया मार्केट में आया, वो क्या करेगा, डिफरेंट कॉलेजेस के पास जाएगा और उनसे कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेगा, और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या करेगा, उसमें देखेगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो पीआरसी के हैं, कौन कौन से कैप के हैं, कौन कौन से सीए फाइनल के हैं। तो अब वो उनके अकॉर्डिंगली उनको एसएमएस कर देगा सिम पर, व्हाट्सएप पर, और उनके अकॉर्डिंगली उनको फेसबुक पे मैसेजेस करेगा वो कॉलेज के, आप हमारी ये वाली सर्विस देख रहे हैं, ये वाली सर्विस देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं टारगेटेड मार्केटिंग, यानी कि वो हर एक को मैसेज नहीं कर रहा, रैंडमली उसने कोई 100 लोग पकड़ के 100 नंबर पकड़ के उनको मैसेज नहीं किया, उसने देखा कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन से पीआरसी के स्टूडेंट हैं, उनको उन्हीं को मैसेज किया उसने। तो अब वो बता रहे हैं कि ये पॉसिबल हो गई है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के जरिए, सच एज सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा के जरिए ये है, ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे जो है सीए रिलेटेड एड्स बहुत नज़र आ रहे होते हैं, मैं फेसबुक पे कोई वीडियो पर चला रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे सीए कॉलेज का ऐड आ जाता है। तो ये जो है क्या है, ये टारगेट मार्केटिंग हो रही होती है।
क्योंकि जो है डिफरेंट कॉलेजेस को पता है, फेसबुक को पता है कि मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो वो मुझे उसी के एड्स बार-बार शो कर रहे होते हैं। Rather than using traditional channels which allow firm to create customer demand. By highlighting the appealing feature of the product, firm can convince to get relatively high price for their product. अब जब वो अपीलिंग फीचर्स होंगे, जो उनके अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, जब वो उनको जो करेगा हाईलाइट करेगी फर्म, तो इससे होगा क्या कि वो ज़्यादा पैसे भी डिमांड कर सकते हैं कस्टमर से, क्योंकि जब कस्टमर एक बार अट्रैक्ट हो गया उनकी प्रोडक्ट की तरफ, तो वो ज़्यादा पैसे भी देने को तैयार हो जाएगा। It enable customer to buy what, when and where they want to buy. कस्टमर कहीं पर भी हो वो खरीद सकता है, ठीक है। हम अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन, कब, आधी रात को भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसके अलावा व्हाट, क्या खरीदना है उसको, ऑब्वियसली उसकी चॉइस होती है। एक क्लिक पर वो उसके सामने हज़ारों ऑप्शन खुल जाते हैं कि उसको क्या खरीदना है। व्हिच शिफ्ट द डिमांड कर्व मोर फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होती रहती है बार-बार। और फ्रीक्वेंटली तेजी से वो शिफ्ट होती रहती है डिमांड का, डिमांड अक्सर ज़्यादा हो जाती है ऑनलाइन के केस में। तो यहाँ तक था डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद आई कैप की बुक में कुछ स्टिकी नोट्स गिवन है। चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा आई कैप के अंदर कुछ स्टिकी नोट्स गिवन है, जो कि समय एक तरह की समरी है हमारे पूरे चैप्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन स्टिकी नोट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।